देखिएगा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 ऑफ द 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइंस क्लास 11। ठीक है, एनसीईआरटी। तो देखिए, जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है उसमें हमको इक्वेशन ऑफ लाइंस से रिलेटेड, मतलब 10.1 भी करेंगे और अगर बन पाता हो 10.2 भी करेंगे आज ही। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 और 10.2 जो है बच्चों, वो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि क्या रहा करता था इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको बहुत अच्छे से याद है कि एम यहाँ पर स्लोप होता है और सी आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है ना। उसके अलावा स्लोप निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना। स्लोप यानी कि m जो हम निकालते थे वो हुआ करता था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका फॉर्मूला रहा करता था स्लोप निकालने वाला। ठीक है, और स्लोप अगर आप निकाल चुके हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एक और भी फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था, वो था हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का एक और भी ये फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर आप x और y को तो स्टैंडर्ड रखते हैं, x और y, और y1 और x1 के प्लेस पर हम लोग जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उसमें से कोई भी एक पॉइंट पुट कर दिया करते थे। इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते थे। ठीक है, बाकी कुछ पुरानी जनरल चीज़ें हैं तो वो आप कर सकते हैं, मैं धीमे धीमे बताता चला जाऊँगा। देखिए, हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेज आर -4,5 0,7 5,-5 -4, -2। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक क्वाड्रेटल है, उसके चारों वर्टिसेस हमारे पास हैं, चारों वर्टिसेस उन्होंने हमको दिए हुए हैं और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस आपके पास हैं, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। सीबीएसई में ये चीज़ 10th में ही है और आईसीएसई में नहीं है, तो आईसीएसई के रिगार्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है, अगर ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस हमारे पास हैं, देखिए जैसे मान लें हमारे पास तीनों वर्टिसेस हैं x1 y1, ठीक है, और x2 y2, और उसके अलावा x3 y3। अगर चारों वर्टिसेस आपके पास हैं और आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं ज़रा। देखिए क्या है कि 1/2 डालिए सबसे पहले, उसके बाद मॉडुलस का साइन लगाइए क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और मॉडुलस बंद। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। तो अगर देखिए, जैसे हमारे पास जो एक क्वाड्रिलेटरल जैसे उन्होंने हमको दिया हुआ, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये चारों वर्टिसेस हमारे पास हैं कि ये वाला 5,-5 है, ये वाला 0,7 है, ये वाला -4,5 है, ये वाला आपके पास -4,-2 है, और आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम कर लीजिए, क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप एक डायगोनल बना लीजिए। ठीक है, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हो चुके हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, और एक ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, और इन दोनों के एरियाज आप सेपरेटली इंडिविजुअली निकालिए और फिर दोनों के एरियाज को प्लस कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी हमें लिख चुके हैं। ठीक है, या आप x1 y1 इसको मान सकते हैं, x2 y2 आपका ये हो गया, x3 y3 आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आप इस ट्राइंगल का निकालेंगे, x1 y1 इसे मान लीजिए, x2 y2 इसे मान लीजिए, x3 y3 इसे मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि आपको x1 y1 इसको मानना है या फिर x2 y2 इसको मानना है या फिर x3 y3 इसको मानना है। आप किसी को भी जो है अपने कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इजीली आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है। ठीक है, दोनों को उसके बाद आप ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये बात भूलिएगा नहीं, 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3। मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो इसकी कैलकुलेशन कभी नेगेटिव भी आ सकती है, बट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसी वजह से हमने मॉडुलस लिया हुआ है, जिससे कि वो जो नंबर नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब रही बात जो चल रही है उस पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कई बार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि 3 पॉइंट्स आपको दे देते हैं और वो तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। क्या है, कोलिनियर। तो देखिए, कोलिनियर पॉइंट जो हुआ करते हैं, मतलब दे आर ऑन द सेम लाइन। अगर 3 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जब ये सेम लाइन पर हैं तो इनके थ्रू ट्राइंगल नहीं बन सकता, इनके थ्रू फिर ट्राइंगल नहीं बन सकता डेफिनेटली।
अगर कोलिनियर नहीं होते, जैसे मान लीजिए एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता, तो ट्राइंगल डेफिनेटली बन जाता। लेकिन अगर एक कोलिनियर है तो इनके थ्रू ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते ही हैं, उसके अलावा ट्राइंगल के एरिया से भी आप शो कर सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट्स को आपको कोलिनियर शो करना है तो उनके थ्रू ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो अब जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप अगर 0 के इक्वल शो कर दें तो भी आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 को अगर आप कोलिनियर शो करना चाहते हैं तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है इसकी वैल्यू आप 0 ला के दिखा दीजिए तो ये शो हो जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। या आप ये भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है तो आप 2 का इस साइड 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से आप 1/2 हटा दें, सिर्फ ये बच गया, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन है, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये चीज़, ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा, कोई से दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। इसके बाद देखिएगा अपना जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या स्टेट कर रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 2a है और दैट लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। उन्हें क्या बोला कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका बेस जो है वो y एक्सिस पर लाई करता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये, और इसकी साइड 2a है और इसका ये जो ओरिजिन है इसका मिड पॉइंट है, तो a इधर होगा, a इधर होगा, तभी तो इस तरीके से 2a बनेगा। अब उन्होंने बोला कि आप इसके सारे वर्टिसेस निकाल कर दिखाइए कि इसके सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है वाला, देखिए जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a है तो a ही ऊपर होगा और a ही नीचे होगा, तभी तो 2a बनेगा। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, क्योंकि y एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है आपकी, और ये वाला होगा आपका a है तो ये आपका 0, a हो जाएगा। अब देखिए ये a है, ठीक है, और पूरी भाई इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये आपका 2a है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली लेंथ यहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है, 2a² इज इक्वल टू a² प्लस यहाँ से यहाँ तक इसको x नाम दे दिया प्लस x², यहाँ से 4a² हो गया, a² जो था ये वाला, ये a² इधर जाके देखिए माइनस हो गया है, इज इक्वल टू x², तो 4a² माइनस a² 3a² बचा, तो x की वैल्यू आपकी √3a निकल कर आ चुकी है, ठीक है ना, x की वैल्यू √3a आ चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है आप इसे लिख सकते हैं √3a, 0, क्योंकि x की वैल्यू √3a है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ √3a है, बट हम y पर तो मूव नहीं कर रहे, वी आर ऑन द x एक्सिस ओनली, तो √3a, 0। इसी तरीके से ये भी आपका √3a आएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होगा ये नेगेटिव में जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास -√3a, 0। तो देखिएगा ये a था तो ये आपका 0, a, और ये भी a था तो 0, -a, और ये आपके पास -√3a, 0, ठीक है, या फिर 0, a, 0, -a एंड √3a, 0। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल हैं और आसानी से आप उनके नाम बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड वाले पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, एक पॉइंट है, x1, y1 एंड Q, x2, y2। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उन्होंने बोला कि आपको इन पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस निकालनी है। When PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x axis, पहले वाले केस में PQ y axis के पैरेलल है, ठीक है, दूसरे वाले केस में आपका जो PQ है वो x axis के पैरेलल है। तो P और Q के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि पहले वाले केस में जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल, बहुत अच्छी बात है। PQ कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं उन्होंने कितने, x1, y1 और Q के दिए हुए हैं x2, y2। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। देखिए ये जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम लोग बात करते हैं तो ये डिस्टेंस आपकी y1 होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं ये डिस्टेंस आपकी y2 होगी, क्योंकि ये y2 ही है ना। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करें तो y1 + y2, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। और अगर उन्होंने बोला कि x एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x1 + x2 निकल कर आ जाएगी, दैट्स इट। बस ये काम आपको यहाँ पर करना था, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिएगा ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पर ध्यान देते हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। आपको x एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपको याद दिला देता हूँ,
अगर कोई भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे निकालना है तो आप उसे एक्स कॉमा जीरो मानकर चलिए, ठीक है ना, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो आप उसे एक्स कॉमा जीरो मान सकते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 एंड 3,4। तो आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेकर चलना है जो कि 7,6 और 3,4 से बराबर डिस्टेंस पर है। तो एक्स कॉमा जीरो पॉइंट अज्यूम कर लेंगे और 7,6 और 3,4 से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस को इक्वल डाल देंगे, बिकॉज उन्होंने बोला हुआ है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो दोनों को इक्वल डाल देंगे, वहां से हम लोग जो है उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा जरा, लेट द पॉइंट बी एक्स कॉमा जीरो। याद रखिएगा, अगर आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट मानकर चलना है तो एक्स कॉमा जीरो लेकर चलेंगे, और अगर वाई एक्सिस पर मान के चलना है तो जीरो कॉमा वाई लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है रूट एक्स टू। देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है 7,6 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3,4। तो x कॉमा जीरो की इससे डिस्टेंस, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर आ गया ना, और इसका रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। इसी तरीके से x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, इसका रूट, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट दोनों साइड से हट जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपका 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, ये आपका 4 हो गया, -4 मतलब -4 का स्क्वायर 16। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट आपके दोनों साइड से वाले हट जाएंगे, लिख जरूर दीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट। देखिए ये जो 14x है इसको हम यहाँ ले जाते हैं 6x के पास, तो 14x माइनस 6x 8x हो गया, 49 प्लस 36, ये 9 इधर जाके माइनस हो गया, 16 भी इधर जाके माइनस हो गया, ये आगे वैल्यू आप देख सकते हैं 16 निकल कर आया। आप x पता करना चाहेंगे तो यहाँ पर 8 का डिवीजन हो जाएगा इस साइड, तो 60/8 आप 4 से कैंसिल करें दोनों को तो 15/2 विल बी द आंसर। आपका पॉइंट क्या आपने अज्यूम किया था, x कॉमा जीरो ना, और x की वैल्यू 15/2 निकल कर आ चुकी है, सो द पॉइंट विल बी 15/2, 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हम बात करेंगे फिफ्थ के बारे में। पहले क्वेश्चन रीड करके आते हैं क्या स्टेट कर रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, आपको एक लाइन की स्लोप निकालनी है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि एक लाइन है जो कि P और B से पास होती है, एक और कोई लाइन है जिसकी हमको स्लोप निकालनी है, वो इस लाइन के PB लाइन के परपेंडिकुलर है और इसके मिड पॉइंट से भी पास होती है, ठीक है। उन्होंने हमको बोला हुआ है, नहीं मिड पॉइंट से पास नहीं हो रही, मिड पॉइंट से फाइंड द स्लोप ऑफ, आपको स्लोप पता करनी है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रही है विच पासेस टू द ओरिजिन, और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है, P और Q के मिड पॉइंट से और ओरिजिन से, ठीक है। देखिएगा जरा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। जी हाँ, देखिए उन्होंने बोला कि P और B के मिड पॉइंट से ना, तो P और B का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, मतलब 0 प्लस 8/2, ठीक है ना, कॉमा -4 प्लस 0/2। तो 0 प्लस 8/2 हो गया आपके पास 4, और -4 प्लस 0/2 हो गया आपके पास -2, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, और उन्होंने जो हमको दूसरा पॉइंट बोला हुआ है वो 0,0 ओरिजिन से भी पास हो रही है जो लाइन है, तो आपको उस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, मतलब कि -2 माइनस 0/4 माइनस 0, तो आप देख सकते हैं -1/2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। इसके बाद देखिएगा अब हम बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन के बारे में, क्या स्टेट कर रहा है। उन्होंने बोला विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आपको शो करना है कि ये तीनों किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है क्या, कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। उन्होंने बोला कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है ना, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि अगर दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको शो करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप एक वर्टेक्स को ए मान लेंगे
एक को बी मान लेंगे, एक को सी मान लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। आप ए बी की स्लोप निकालिए, बी सी की स्लोप निकालिए और ए सी की स्लोप निकालिए, तीनों की स्लोप्स निकाल लीजिए। किन्हीं भी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट आपको -1 के इक्वल शो करना है। अगर -1 के इक्वल आ जाता है तो वही दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या होगा ये वाला क्वेश्चन। 6th, ये ए के वर्टिसेस, बी के वर्टिसेस, सी के वर्टिसेस। पहले हमने ए बी की स्लोप निकाली है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद ही है, y2 - y1, देखिए लिख दिया मैंने, एम ए बी, स्लोप ऑफ ए बी है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये निकल कर आया है -1। उसके बाद देखिए मैंने बी सी की स्लोप निकाली है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये निकल कर आया देखिए आपका 3/2। उसके बाद हमने ए सी की स्लोप निकाली है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको x1 y1 इसे मानना है, x2 y2 इसे मानना है। आप x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे सॉल्व किया, देखिए बना गया। अब देखिए आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए जरा, एम ए बी और एम ए सी का प्रोडक्ट देखिए, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट देखिए, ए बी और ए सी की, -1 निकल कर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि ए बी एंड ए सी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए बी एंड ए सी, तो एंगल ए शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसे डाउट वाली बात ही नहीं है। इसके बाद देखिएगा 6 के बाद हम 7th की बात करते हैं। क्या स्टेट कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला उन्होंने कि आपको एक लाइन की स्लोप निकालनी है। देखिए मैं आपको स्लोप की एक और कंडीशन याद दिलाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, एक लाइन इस तरीके से इसमें जा रही है, आप ये वाला एंगल निकाल लें थीटा, इसे बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। एक्स एक्सिस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट साइड से जो एंगल बनता है वो वाला थीटा। आपको एम पता करना है तो आपको एम का फॉर्मूला याद होगा, सबसे पहले हुआ करता था tan थीटा। आप tan थीटा कर दीजिए, थीटा की वैल्यू आपको पता हो तो आप इससे स्लोप निकाल सकते हैं। अब उन्होंने हमको क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला उन्होंने, एक लाइन है इस तरीके से जा रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, मतलब ये एंगल, ये आपका 30 डिग्री बना रही है और आपको इसकी स्लोप निकालनी है। देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये 90 होगा और ये वाला एंगल होगा 60। तो आपको यही तो एंगल लेना होता है, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है। तो एम विल बी इक्वल टू हो जाना चाहिए आपका tan 60 डिग्री, और tan 60 तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब √3 विल बी द आंसर। ये मैंने, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सही है, √3 विल बी द आंसर। तो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं कोई। इसके बाद देखिए 8th वाले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्या स्टेट कर रहा है 8th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाइए, उसे इक्वल टू 0 डालिए और वहाँ से आप जो है अपनी जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये तीनों पॉइंट्स जो दिए हुए हमको, तीनों कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 0 डालेंगे। 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 तो 0 में चला जाएगा। तो वहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए मैंने क्या हुआ है, 1 2 3 तीनों पॉइंट्स हैं। एक को आप x1 y1 नाम दीजिए, एक को आप x2 y2 नाम दीजिए, एक को आप x3 y3 नाम दीजिए। ठीक है ना, ये मान लीजिए आपके पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपके पास। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है क्या स्टेट करता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। x1 की जगह पर x है, y2 - y3 1 - 5 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास देखिएगा 2 है, y3 - y1 मतलब कि 5 - 1 तो 5 + 1 हो गया, प्लस x3 की जगह देखिए 4 है, y1 - y2 तो y1 देखिएगा हमारे पास -1 - 1, ये हो गया। इसे बस हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है और हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है जो कि हमारे पास 2 निकल कर आ गई है, दैट्स इट। ठीक है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ईजी सा था। इसके बाद देखिए 8th के बाद मैंने किया हुआ 9th। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दिस 4 पॉइंट्स हैं, ये हमको शो करना है कि ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। देखिए यही चीज़ आपको याद होगी कि पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस होते हैं, मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं
वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। आपको शो करना है कि चारों किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आप एक काम करिए कि पहले तो देखिए मैंने सबके नाम दे दिए ABCD। उसके बाद आप AC का मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद ही है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। उसी तरीके से आप BD का भी मिड पॉइंट निकालिए। अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम निकल कर आ जाते हैं, मिड पॉइंट दोनों के सेम निकल कर आ जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। ये रहा आपका 9th। इसके बाद हम बात करेंगे 10th के बारे में। देखिए क्या सेट कर रहा है 10th क्वेश्चन। 10th, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है, वो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रही है और आपको एंगल पता करना है, उसका इंक्लिनेशन पता करना है। देखिए अगर लाइन इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करिए तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप निकाल कर फिर आप उसे tan थीटा के इक्वल डाल दीजिए, तो आपको वहाँ से एंगल पता चल जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इसके हमने स्लोप निकाली। फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -2 माइनस -1 तो -2 + 1 हो गया, ऊपर आप देख सकते हैं। x2 माइनस x1 तो 4 - 3, देखिए -1 निकल कर आएगा। और m हमारा tan थीटा के बराबर होता है। -1 को आप लिख सकते हैं tan में 3π/4, ठीक है ना। 3π/4 की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 3π/4 की हम लोग बात करेंगे अगर, तो हमारे पास ये 135 हो गया, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे tan 3π/4 की, तो वो -1 ही निकल कर आएगी। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप चाहें तो इसको -π/4 भी लिख सकते हैं। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि tan में भी एंगल वाला माइनस आगे आ जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर -π/4 भी आंसर शीट में पॉसिबल है कि हो सकता है -π/4 लिखा हो, तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। 11th वाला देखिए, 11th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की डबल है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। इफ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल, मतलब कि टेंजेंट मतलब tan, तो tan थीटा ऑफ द एंगल मतलब दोनों लाइंस के बीच में जो भी थीटा बन रहा है उसका tan थीटा, ये हमको 1/3 दिया हुआ है। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, आपको दोनों लाइंस की स्लोप निकालनी है। देखिए मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने वाला हूँ। दो लाइंस के बीच में अगर दोनों लाइंस के आपके पास स्लोप है तो उनके बीच में एंगल का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपके पास फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द फॉर्मूला for finding the angle between two lines where m1 is the slope of first line and m2 is the slope of second line। और हमको क्या बोला हुआ है कि tan थीटा की वैल्यू 1/3 दी हुई है। एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप की डबल है, तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों लाइंस की स्लोप्स फाइंड आउट करनी है। जी हाँ, देखिए हमको क्या कंडीशन उन्होंने हमको दी हुई है, m1 इज इक्वल टू 2m2। अगर एक लाइन की स्लोप m1 है दूसरे की m2 है तो m1 इज इक्वल टू 2m2। tan थीटा की वैल्यू 1/3 दी हुई है। tan थीटा का हम फॉर्मूला लगा देते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और आप m1 की जगह पर 2m2 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर m1 की जगह पर देखिएगा 2m2 लिख दिया। m2 अपना एज इट इज है, ये रहा। m1 की जगह पर यहाँ पर भी 2m2 लिख दिया, तो 2m2 इंटू m2 ही हो गया 2m2 स्क्वायर। अब हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का इस साइड इसका इस साइड। देखिए ये जो 2m2 माइनस m2 है सिर्फ m2 बचेगा, और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3m2। 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर का इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2m2 स्क्वायर 3m2 इधर जाके माइनस हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक है, 1 2 ज़ा 2, 2 के फैक्टर्स ऐड करने पर 3 आना चाहिए, 2 and 1, तो यहाँ से m2 आ जाएगा। तो m2 की जो वैल्यूज़ आएंगी आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको m1 की भी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसके बाद मैंने किया नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 11th था। 12th पर ध्यान देते हैं, देखिए क्या स्टेट कर रहा है 12th क्वेश्चन आपका। अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, के। एक लाइन है वो x1, y1 से पास हो रही है और h, k से भी पास हो रही है, और इसकी स्लोप हमारे पास m है। आपको ये शो करना है कि उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपके पास एक लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, आप उसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं,
तो पहले आप स्लोप देखिए, स्लोप आपके पास है ही, हाँ तो हो जाएगा, तो इजी क्वेश्चन है, स्लोप है ही आपके पास, देखिएगा ज़रा। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्लोप का वो रहता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए एक मिनट, क्या शो करना है, मैं एक बार देख के आऊँ ज़रा। अच्छा, अरे तो वैसे ही हो गया, इसमें तो इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए उन्होंने बोला कि लाइन x1 और h से पास हो रही है, और ये जो चीज़ आई है ये आपको शो करनी थी। देखिए हमने स्लोप निकाल ली पहले, इसकी स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो k माइनस वाई वन, ये y1 है यहाँ पर, अपॉन h माइनस x1, ये हमारे पास निकल कर आ गया स्लोप। ठीक है, इसका इस साइड आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो m इंटू एच माइनस x1 इज इक्वल टू के माइनस वाई वन, यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, जो देखिए जो 14th यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली 14th नहीं है, 13th क्वेश्चन है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख गया हूँ उसको, दिस इज 13th क्वेश्चन। उन्होंने हमको दिया हुआ है कि यही हो जाएगा, देखिए पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके कोलिनियर दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, कोलिनियर दिए हुए हैं। एक को आप x1 y1 नाम दीजिए, x2 y2 नाम दीजिए, और x3 y3 नाम दीजिए, और आपको शो करना है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज़ आपको शो करनी है। ठीक है, तो बस हमने कोलिनियर वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x1 हमारे पास h हो गया, y2 माइनस y3 मतलब कि b माइनस k, ये देखिए लिखा हुआ है, प्लस x2 की बात करें तो x2 हमारे पास a हो गया, अंदर आ गया y3 माइनस y1 मतलब कि k माइनस 0, ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद है x3 देखिएगा हमारे पास 0 है, y1 माइनस y2 मतलब कि 0 माइनस भी देखिए लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। इस h का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, a का अंदर किया हुआ है, और ये तो खैर पूरा 0 हो ही जाएगा क्योंकि आगे 0 है, और एच बी और ए के दोनों यहाँ पर लिखे हैं, ये देखिएगा, और एच के को इधर जाके प्लस का कर लिया है, दैट्स इट, बस ये आपको प्रूव करना था एंड दिस इज डन। ये आपका 13th क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, 13th। इसके बाद देखिएगा, नहीं नहीं ये प्रूव नहीं करना, ये प्रूव नहीं करना है, जस्ट अ सेकेंड, ये प्रूव करना है, हाँ अब आया, मैं सोचा शायद ये प्रूव करना है, मैंने देख लेना चाहिए था पीछे। तो देखिए हमारे पास चीज़ आ गई। अब देखिए जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। एच के का हमने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह डिवाइड कर दिया, डिवाइड होगा इस साइड, उससे दोनों के नीचे लिख दिया है। तो एच बी अपॉन एच के और ए के अपॉन एच के, यहाँ पर देखिएगा आपका एच से एच कैंसिल, बी अपॉन के बचा, यहाँ पर देखिए के से के कैंसिल, ए अपॉन एच बचा इज इक्वल टू 1, ये आपको शो करना था एंड दिस इज डन, ये आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, इसके बाद करेंगे बात हम 15 क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या स्टेट कर रहा है आपका 15 क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप हो गया पर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। देखिए उन्होंने क्या बोला 15 क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, ये पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ है। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। देखिए हमारे पास एक ए बी लाइन है, पहले तो उन्होंने बोला कि इसकी आप स्लोप निकालिए। देखिए आप देख सकते होंगे यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके आसानी से आ जाएगी इसकी स्लोप। अब उन्होंने बोला कि आपको 2010 में इसकी पॉपुलेशन और फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, 2010 में बिल्कुल पता कर लेंगे। देखिए आप पहले तो इसकी स्लोप निकालिए और इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे जो भी करेंगे। एक पॉइंट हमारे पास से देखिएगा 1985,92, एक है 1995,97। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम 14th क्वेश्चन का। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ पॉपुलेशन, तो नहीं इक्वेशन निकालने को तो नहीं बोला, नहीं इक्वेशन निकालने को नहीं बोला, नहीं बोला तो ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर देखिए स्लोप निकाला हमने, फॉर्मूला लगाया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यह आपका 5/10 मतलब कि 1/2 स्लोप निकल कर आ गई। अब उन्होंने क्या बोला कि आपको 2010 में इसकी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 2010 में आपको इसकी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स थे, पहला वाला जो पॉइंट था हमारे पास ये था 1985,92, उसके बाद था आपके पास 1995,92, उसके बाद अगला पॉइंट हम ले सकते हैं 2010 क्योंकि इसमें पॉपुलेशन पता करनी है, कॉमा पी।
है ना, पी उस साल की मतलब 2010 की पॉपुलेशन है। देखिए आपने इसकी स्लोप निकाल ली, यही स्लोप इन दोनों के बीच में भी रहेगी क्योंकि लाइन तो सेम ही है, तो स्लोप आप 1/2 ही रहने दीजिए और आप ये दोनों पॉइंट्स यूज़ कर लीजिए स्लोप के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 मतलब p माइनस 97 होगा, p माइनस 97, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2010 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1/2। स्लोप तो उतनी रहने वाली है जो कि पहले आपकी निकल कर आई है, बस पॉइंट थोड़े से चेंज हो गए हैं और 2010 p हो चुके हैं, तो यहाँ पर 97 होगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आप बस p की वैल्यू निकाल लेंगे और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, क्लियर तो अच्छे से हो गया होगा। इसके बाद हमारी है सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज की जो वीडियो है मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, अभी मतलब दोनों जो है साथ साथ ही अपलोड हो जाएंगी लगभग, तो अभी आप ये करिए, फिर मैं अभी आपको वो भेजता हूँ। ठीक है।